हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। आज फिर एक नए वीडियो में आपका स्वागत है। आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं लॉ ऑफ फ्रिक्शन। काफ़ी इंटरेस्टिंग लेक्चर होने वाला है। अभी से ही कर दीजिए वीडियो को लाइक, और जो स्टूडेंट नए हैं, पहली बार मुझे देख रहे हैं, चैनल को कर दीजिए सब्सक्राइब और दबा दीजिए बेल आइकन, क्योंकि कोई भी वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंचे। तो मैं संतोष कुमार आज आपको पढ़ा रहा हूं लॉ ऑफ फ्रिक्शन। इसके पहले फ्रिक्शन का डिफिनीशन, टाइप्स ऑफ फ्रिक्शन हो चुका है। अगर आप नहीं देखे हो तो इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में पीछे वाले वीडियो का लिंक दिया हुआ है, आप वहां से देख सकते हैं। ओके, तो ये आज फ्रिक्शन का दूसरा लेक्चर है। तो खूब मन से पढ़िए, दुनिया का हर मुकाम आप हासिल कीजिए, इतना पैसा कमाइए, इतना पैसा कमाइए कि दुनिया का कीमती से कीमती वस्तु आप खरीद सकें, और अपने आप को इतना कीमती भी बना लीजिए कि दुनिया का अमीर से अमीर आदमी भी आपको नहीं खरीद सके। तो इसी जोश जुनून के साथ हम स्टार्ट करते हैं आज का लॉ ऑफ फ्रिक्शन। लॉ ऑफ फ्रिक्शन, फ्रिक्शन का नियम, या इसी को कहते हैं लॉ ऑफ लिमिटिंग फ्रिक्शन। लॉ ऑफ लिमिटिंग फ्रिक्शन। तो लॉज ऑफ फ्रिक्शन, सॉरी लॉ नहीं, लॉज ऑफ फ्रिक्शन जो है, लॉज ऑफ फ्रिक्शन, ये तीन है। सबसे पहला लॉ क्या है, फर्स्ट लॉ, वो समझिएगा। फ्रिक्शन लगता कहाँ था ये बतला दो हमको। तो सर फ्रिक्शन वहाँ लगता था जहाँ आपका रिलेटिव मोशन होता था। एक ऑब्जेक्ट अगर किसी दूसरे सरफेस पर, एक ऑब्जेक्ट का सरफेस दूसरे ऑब्जेक्ट के सरफेस पर, या किसी सरफेस पर कोई ऑब्जेक्ट स्लाइड करता था, तो उस रिलेटिव मोशन के अपोजिट में एक फोर्स लगता था जो कि रिलेटिव मोशन का अपोज करता था। उसी को हम लोग फ्रिक्शनल फोर्स कहते थे। और यह फ्रिक्शनल फोर्स स्टैटिक्स था, लिमिटिंग था और काइनेटिक था। तो सिंपल सा बात है कि अगर कोई ऑब्जेक्ट रेस्ट में है और इस पर कोई फोर्स अप्लाइड किया गया है, मोशन की टेंडेंसी में है या मोशन करना चाहता है, तो इसके अपोजिट में एक फोर्स लगेगा जिसको एफएस कहेंगे। या अगर कोई ऑब्जेक्ट चलने की स्थिति में है, टेंडेंसी इसकी चलने की है, फोर्स इधर अप्लाइड किया जा रहा है, अप्लाइड फोर्स एफ है, तो यहाँ जो फ्रिक्शनल फोर्स लग रहा होगा इसको लिमिटिंग फ्रिक्शनल फोर्स कहेंगे। और कोई ऑब्जेक्ट किसी फ्रिक्शनल अप्लाइड फोर्स के कारण मोशन में है, ये फोर्स आपने अप्लाई किया और ये ऑब्जेक्ट मोशन में है, तो यह काइनेटिक फ्रिक्शनल फोर्स था। ओके, तो फर्स्ट लॉ आप क्या देख रहे हैं कि अप्लाइड फोर्स या फिर मोशन, रिलेटिव मोशन के अपोजिट में आपका क्या काम कर रहा है, फ्रिक्शनल फोर्स काम कर रहा है। तो फ्रिक्शनल फोर्स इज ऑलवेज अपोजिट टू द फोर्स बाय विच एन ऑब्जेक्ट इज इन मोशन और ट्राई टू इन मोशन। मतलब उस फोर्स का अपोज करेगा फ्रिक्शनल फोर्स जिस फोर्स के कारण ऑब्जेक्ट क्या है, मोशन में, या मोशन में जाने वाला है, जाने की कोशिश कर रहा है। सिंपल सा बात कि रिलेटिव मोशन का ये अपोज करेगा या टेंडेंसी ऑफ मोशन का अपोज करेगा। तो ये ही फर्स्ट लॉ है। तो फर्स्ट लॉ क्या है, फ्रिक्शनल फोर्स इज ऑलवेज, फ्रिक्शनल फोर्स is always opposite to the force on object by which it is in motion or tendency of motion।
फ्रिक्शनल फोर्स ऑलवेज अपोजिट होगा उस फोर्स का जिस फोर्स के कारण ऑब्जेक्ट मोशन में है और मोशन की टेंडेंसी में। यह फर्स्ट लॉ हुआ। सेकेंड लॉ क्या है फ्रिक्शन का? तो फ्रिक्शन का सेकेंड लॉ जो है यह कहता है कि फ्रिक्शनल फोर्स, क्या कहता है? फ्रिक्शनल फोर्स आइदर दैट बी काइनेटिक, लिमिटिंग और स्टैटिक्स, frictional force is proportional to the normal reaction। आपको पता है नॉर्मल रिएक्शन जो होता है फोर्स अप्लाइड बाय द सरफेस एंड परपेंडिकुलर टू द सरफेस। नॉर्मल रिएक्शन के हमेशा प्रोपोर्शनल होगा कौन सा फोर्स? फ्रिक्शनल फोर्स। दैट इज ए प्रोपोर्शनल, फ्रिक्शनल फोर्स को हम लोग स्मॉल से डिनोट करते हैं, ए प्रोपोर्शनल नॉर्मल रिएक्शन को एन लिखें, ओके। और एफ इज इक्वल टू, कोई भी प्रोपोर्शनलिटी का साइन हटाते हैं तो एक कांस्टेंट डालते हैं, पता है ना? तो एफ इज इक्वल टू म्यू एन, आ गया फ्रिक्शन कोफिशिएंट। यही कांस्टेंट है फ्रिक्शन कोफिशिएंट, इसी को हम लोग कह रहे थे फ्रिक्शन कोफिशिएंट। तो एफ इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? म्यू एन, जहां म्यू एक कांस्टेंट है जिसको हम लोग फ्रिक्शनल कोफिशिएंट कहेंगे। वेयर, यहीं लिख देते हैं, वेयर म्यू इज अ, म्यू क्या पढ़ेंगे? म्यू इज अ कांस्टेंट called frictional coefficient या coefficient of friction, called coefficient of friction। कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन, ओके। ये म्यू जो है एक कांस्टेंट है, इसी को हम लोग कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन कहेंगे। याद रहे इसकी जो वैल्यू होता है वह 0 से 1 के बीच में होता है, 0 कभी हो नहीं सकता है, क्योंकि कोई भी सरफेस इस यूनिवर्स में कंप्लीटली स्मूथ नहीं है, कुछ ना कुछ उसमें रफनेस है। तो 0 या 0 के बराबर फॉर कंप्लीट, मतलब अगर कहीं स्मूथ सरफेसेस लेते हो तो उसके लिए म्यू का वैल्यू 0, जो कि प्रैक्टिकली नहीं होगा, और 0 और 1 के बीच में होगा। यहीं पर फ्रिक्शन कोफिशिएंट या कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन का यूनिट निकालना होगा, तो कोई यूनिट नहीं, कोई डायमेंशन नहीं। क्यों? क्योंकि म्यू इक्वल टू क्या होगा? एफ बाई एन होगा। अगर म्यू लिखना चाहो तो क्या होगा? फ्रिक्शनल फोर्स बाई नॉर्मल रिएक्शन। फ्रिक्शनल फोर्स भी एक फोर्स है और नॉर्मल रिएक्शन भी एक फोर्स है, तो दो फोर्स का रेशियो यूनिट लेस हो जाएगा, डायमेंशन लेस हो जाएगा। तो फ्रिक्शन कोफिशिएंट का या कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन का किसी प्रकार का यूनिट डायमेंशन नहीं होता है, याद रहेगा ना? तो वेयर म्यू इज अ कांस्टेंट कॉल्ड कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन, इट हैज नो यूनिट एंड डायमेंशन। लिख ही देते हैं, क्या पता भूल जाइए आप। इट हैज, जब आप वीडियो लाइक करना भूल जाते हैं तो ये सब तो बहुत बड़ा बात है। नो यूनिट एंड डायमेंशन, इसका किसी प्रकार का यूनिट एंड डायमेंशन नहीं होता है, ओके। आगे इट्स वैल्यू, तो म्यू का वैल्यू 0 और 1 के बीच होगा, तो म्यू एंड म्यू जो होगा वह 0 के बराबर ले लो, हालांकि प्रैक्टिकली नहीं होता है, 1 से छोटा या 1 के बराबर। तो इतना का आप स्क्रीनशॉट लीजिए, आगे हम बतलाते हैं। तो स्क्रीनशॉट ले लिए। अब देखिए फ्रिक्शनल फोर्स क्या है? ऑलवेज अपोजिट टू द फोर्स ऑन ऑब्जेक्ट बाय विच इट इज इन मोशन और टेंडेंसी ऑफ मोशन। मतलब फ्रिक्शनल फोर्स, फर्स्ट लॉ में सीरियसली समझिएगा, ध्यान दीजिएगा। फ्रिक्शनल फोर्स जो है वह हमेशा टेंडेंसी ऑफ मोशन के अपोजिट होगा या उस फोर्स के अपोज करेगा जिस फोर्स के कारण ऑब्जेक्ट मोशन में जाने वाला है या मोशन कर रहा है, ओके। पहला लॉ। दूसरा लॉ में हमने क्या लिखा है कि
फ्रिक्शनल फोर्स जो होगा वह प्रोपोर्शनल होगा किसका, नॉर्मल रिएक्शन का, एफ प्रोपोर्शनल म्यू एन, एफ प्रोपोर्शनल एन, और कोई भी प्रोपोर्शनलिटी का साइन हटाते हैं तो एक कांस्टेंट डालते हैं और यह कांस्टेंट है म्यू, जिसको कि कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन या फ्रिक्शन कोफिशिएंट कहते हैं। तो एफ इज इक्वल टू फ्रिक्शनल फोर्स इज इक्वल टू क्या हो गया, म्यू इंटू एन। अगर म्यू लिखेंगे तो एफ बाई ए। ओके, तो अब हम आगे बढ़ते हैं और इसी को सेकेंड लॉ को ही हम ऐसे लिखते हैं एक एग्जाम्पल के साथ कि अगर यह कोई रफ सरफेस है और इस पर एक फोर्स लगाया गया है, ऐसे समझिए यह एक रफ सरफेस लेकिन ये प्लेन सरफेस है, समतल सतह, और इस प्लेन सरफेस पर एक फोर्स अप्लाई किए हैं, एक ऑब्जेक्ट रखा हुआ है जिस पर आपने एक फोर्स लगाया है एफ, और इधर ये फ्रिक्शनल फोर्स लग रहा है स्मॉल एफ, फ्रिक्शनल फोर्स को हम लोग लिखते हैं। अब यह ऑब्जेक्ट का मास है एम, तो इसका वेट लग रहा होगा mg, और प्लेन सरफेस है तो यही आपका नॉर्मल के रूप में नॉर्मल रिएक्शन एन। ओके, अब फ्रिक्शनल फोर्स हमको निकालना है, ये फ्रिक्शनल फोर्स, तो फ्रिक्शनल फोर्स एफ इज इक्वल टू क्या होता है, म्यू एन, और यह म्यू फ्रिक्शन कोफिशिएंट है जो कि निर्भर करेगा नेचर ऑफ सरफेस पर, मतलब अलग अलग सरफेस के लिए अलग अलग म्यू का वैल्यू होगा। तो और एफ इज इक्वल टू क्या हो गया यहाँ, म्यू, और यहाँ एन जो है वह किसके बराबर है, मैग्नीट्यूड में एम जी के, तो एफ इज इक्वल टू क्या लिखेगा, एन इक्वल टू एम जी, तो यहाँ फ्रिक्शनल फोर्स क्या हो गया प्लेन सरफेस के लिए, म्यू इंटू एम जी। ध्यान रहे कि सिर्फ ऐसे सरफेस पे ऑब्जेक्ट को रख दीजिएगा तभी फ्रिक्शनल नहीं लगेगा, जब तक ये रिलेटिव मोशन में नहीं हो या फिर ये रिलेटिव मोशन में ले जाने के लिए कोई इस पर फोर्स नहीं लग रहा हो, जब तक आप इस पर फोर्स नहीं लगाइएगा ये फ्रिक्शनल फोर्स नहीं लगेगा। जब आप ऑब्जेक्ट पर फोर्स लगाइएगा तभी फ्रिक्शनल फोर्स लगेगा, मतलब ऑब्जेक्ट जब रिलेटिव मोशन में जाने वाला है या रिलेटिव मोशन कर रहा है, उसकी टेंडेंसी है रिलेटिव मोशन में जाने का, एक सतह पर दूसरा सतह खिसक रहा है, तो उस खिसकाने वाले फोर्स को जिसके कारण वह खिसकने जा रहा है या खिसक रहा है, उसी के अपोजिट में फ्रिक्शनल फोर्स लगेगा, और वह क्या होगा प्लेन सरफेस के लिए, एफ इज इक्वल टू म्यू एम जी। लेकिन अगर यही सरफेस इंक्लाइन सरफेस और यहाँ इंक्लाइनेशन थीटा हो और यहाँ यह ऑब्जेक्ट रखा हुआ हो एम मास का, तो इसका वेट वर्टिकली डाउनवर्ड कितना, एम जी, इसी एम जी का एक कंपोनेंट इधर क्या बतलाया गया है, एम जी साइन थीटा, कई बार लिख चुके हैं न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन में, एम जी साइन थीटा, और इस एम जी का एक कंपोनेंट इधर लग रहा होगा जो कि होगा एम जी कॉस थीटा, और इधर क्या लग रहा है, एम जी कॉस थीटा के अपोजिट नॉर्मल। अब जब इंक्लाइन प्लेन पर है तो देखिए ये एम जी साइन थीटा जो है वही इस ऑब्जेक्ट को खिसकाने वाला फोर्स है, इसी के कारण यह खिसक सकता है, नीचे स्लाइड कर सकता है, तो इसी के अपोजिट में लग रहा होगा फ्रिक्शनल फोर्स, इसी के अपोजिट में लग रहा होगा फ्रिक्शनल फोर्स एफ। अगर ऑब्जेक्ट रेस्ट में है तो यही लगने वाला फ्रिक्शनल फोर्स स्टैटिक फ्रिक्शनल फोर्स होगा, अगर चलने की स्थिति में है तो यही फ्रिक्शनल फोर्स लिमिटिंग फ्रिक्शनल फोर्स होगा। इस फोर्स के कारण अगर ये चल रहा है, जितना फोर्स से विरोध हो रहा होगा वही फोर्स काइनेटिक फ्रिक्शनल फोर्स होगा। लेकिन फ्रिक्शनल फोर्स होगा कितना, तो इसको मेजर करने के लिए फार्मूला है एफ इक्वल टू म्यू एन, जहाँ म्यू ऑब्जेक्ट के सरफेस और जो ऑब्जेक्ट और सरफेस के बीच का फ्रिक्शन कोफिशिएंट है, जो कि अलग अलग सरफेसेस के लिए अलग अलग होगा। तो यहाँ अगर फ्रिक्शनल फोर्स एफ लिखेंगे
तो F इज इक्वल टू तो है फार्मूला म्यू एन, लेकिन एन जो है यहाँ एन वह किसके बराबर है, एम जी कॉस थीटा के बराबर है। मतलब अगर कोई ऑब्जेक्ट इंक्लाइन प्लेन पर हो तो उसका नॉर्मल रिएक्शन एम जी कॉस थीटा के बराबर हुआ। तो म्यू एफ इक्वल टू म्यू एम जी कॉस थीटा। मतलब फ्रिक्शनल फोर्स म्यू एम जी ऑलवेज आप नहीं लगाइएगा, म्यू एन लगाइएगा, और जो भी एन का वैल्यू हो नॉर्मल रिएक्शन वही आप रखिएगा। ओके, तो आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। थर्ड लॉ, फ्रिक्शन का थर्ड लॉ। फ्रिक्शन का थर्ड लॉ कहता है, थर्ड लॉ में फ्रिक्शनल फोर्स is not depend upon area of contact. Area of contact, यह एरिया ऑफ कांटेक्ट के पर निर्भर नहीं करता है। कहने का मतलब कि अगर यह कोई सरफेस है और इस सरफेस पर हमने एक ब्लॉक को रखा है, इस प्रकार का ब्लॉक क्यूबाइड के रूप में है ब्लॉक, यूं समझ लो एक ईटा को आपने रखा है और यह ईटा पहले इस टाइप से रखा हुआ है और इस पर आप एक फोर्स लगा रहे हो F, और यह लिमिटिंग कंडीशन में है, सपोज कि FL लग रहा है। अगर आपने ये 10 न्यूटन के फोर्स लगाकर इस ईंट पर और इसको चलने की स्थिति में ले आया है, तो इसी ईटा को, बशर्ते कि इसका नेचर नहीं बदले, सरफेस का नेचर नहीं बदले, इसी ईटा को जब आप ऐसे रख दीजिएगा वर्टिकल रूप में, वर्टिकल रूप में जब रख दिए तो इसको चलने के लिए, चलने की स्थिति में लाने के लिए, मतलब यहाँ पर जो लिमिटिंग फ्रिक्शनल फोर्स होगा वह भी अब 10 न्यूटन ही होगा। कहने का मतलब कि यहाँ पर यह ज़्यादा एरिया कांटेक्ट में है, लेकिन अगर जो ईटा को ऐसे आप वर्टिकल रखें तो ये जो एरिया कांटेक्ट में है वह कम होगा। तो ये फोर्स ऑफ फ्रिक्शन, मतलब अगर यह ऑब्जेक्ट 10 न्यूटन के फोर्स से चलने की स्थिति में है तो वही ऑब्जेक्ट यहाँ भी 10 ही न्यूटन के फोर्स से चलने की स्थिति में होगा। मतलब ये फ्रिक्शनल फोर्स जो हुआ जिस रूप में रहे, लिमिटिंग हो, काइनेटिक हो या स्टैटिक्स हो, फ्रिक्शनल फोर्स जो है कहीं से भी ये एरिया ऑफ कांटेक्ट पर निर्भर नहीं करता है। लेकिन हाँ, नेचर ऑफ सरफेस पर डिपेंड करेगा। अगर आप इसको पॉलिश कर देते हैं, ये कहीं कांटेक्ट, जितना एरिया इधर कांटेक्ट में है, इधर का एरिया को आपने क्या कर दिया, सरफेस को पॉलिश कर दिया या उसमें कुछ लिब्रिकेंट्स लगा दिया, तो यहाँ पर हो सकता है कि 10 न्यूटन से कम ही फोर्स से चलने की स्थिति में आ जाएगा। तो नेक्स्ट जो है फ्रिक्शन का लॉ नंबर 4, वह क्या है, फ्रिक्शनल फोर्स, जो आपका फ्रिक्शनल फोर्स होगा फ्रिक्शनल फोर्स डिपेंड करेगा, निर्भर होगा, डिपेंड्स अपॉन नेचर ऑफ सरफेस, सरफेस के नेचर पर जरूर निर्भर करेगा। तो यहाँ पर कोई बुक में ये कहीं में लिख देता है कि फ्रिक्शनल फोर्स डज नॉट डिपेंड्स अपॉन द एरिया ऑफ कांटेक्ट बट डिपेंड्स अपॉन द नेचर ऑफ सरफेसेस,
इसमें हमने दो पार्ट में लिखा है कि फ्रिक्शनल फोर्स इज इंडिपेंडेंट या नॉट डिपेंड अपॉन एरिया ऑफ कॉन्टैक्ट। नेक्स्ट पॉइंट में लिखा है फ्रिक्शनल फोर्स डिपेंड्स अपॉन नेचर ऑफ सरफेस। नेचर ऑफ सरफेस मतलब स्मूथ है या रफ है, इस बात पर जरूर निर्भर करेगा। तो स्टूडेंट्स, ये था लॉ ऑफ फ्रिक्शन जिसको कि आपने आज देखा। नेक्स्ट वीडियो में एंगल ऑफ फ्रिक्शन, एंगल ऑफ रिपोज और फ्रिक्शन को कम करने का क्या क्या उपाय है, उसके बाद फिर स्टार्ट हो जाएगा न्यूमेरिकल और 1 to 1 एनसीईआरटी का, फिर नीट का क्वेश्चन बैंक का और जेईई क्वेश्चन बैंक हम लोग करेंगे। कुछ एससी वर्मा से न्यूमेरिकल्स उठाएंगे। तो बने रहिए मेरे साथ, पर डे वीडियो अब आएगा, इसका चिंता आप ना कीजिए कि ओके। तो हम आपसे लेते हैं विदा। जय हिंद, जय भारत।